हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस फंडा पर। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था पहला चैप्टर केमिस्ट्री का, रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रिया में हमने पढ़ा 4 तरह की अभिक्रियाएं और अपचयन, उपचयन और रिडॉक्स। शायद आपको याद ही हो गया होगा, बहुत इजी मेथड में मैंने आपको बताया था। तो आज हम सीधा चलते हैं अपने दूसरे पार्ट की ओर, अम्ल, क्षारक एवं लवण पर। देखिएगा, सबसे पहले हम पहचान लें, इनकी पहचान करना सीख लें। अम्ल, क्षारक और लवण, 3 नाम आपके दूसरे चैप्टर में दिए हुए हैं जिनको आपको समझना है। देखिए, समझ लेते हैं पहले अम्ल, क्षारक और लवण। तीनों मैंने एक साथ लिख दिए जिससे आप तीनों में कंपैरिजन करके अपने दिमाग में प्रिंट उसका कर सके, जिससे कि आपको याद करने की ज्यादा जरूरत ना पड़े अगर आपको समझ में आ गया। देखिए, अम्ल आपके केमिस्ट्री के हिसाब से अम्ल क्या चीज है? अम्ल ऐसा H+OH नेगेटिव। अम्ल एक ऐसा साल्ट है जो H+ आयन आसानी से दे सके, यानी कि जिसमें H+ आयन अवेलेबल होगा, उपलब्ध होगा, वो आपका अम्ल होगा। क्षारक जिसमें OH नेगेटिव आयन आपका मौजूद होगा, वो क्षारक होगा। और इन दोनों को, अम्ल और क्षारक के मिलने से जो बनेगा एसिड प्लस बेस, क्षारक को इंग्लिश में बोलते हैं बेस, इससे बनेगा आपका सॉल्ट। ये चीज आपको कॉमनली ध्यान रखने। फिर से एक बार समझ लीजिए, जो उसमें आपका H+ आयन उपलब्ध होगा अम्ल होगा, OH आयन उपलब्ध होगा क्षारक होगा। दोनों को मिला के अम्ल और क्षारक से मिलकर बनेगा वो आपका लवण होगा। बहुत ही आसान तरीका अम्ल, क्षारक और लवण को पहचानने का। एक एग्जाम्पल लेके यहीं पर मैं आपको बता देता हूं। HCl NaOH, देखिएगा यहां पर हमारा मौजूद है H, इसमें हमारा H मौजूद है, इट मींस ये क्या है? अम्ल। यहां पर हमारा OH एक साथ है, अलग अलग आप कहोगे इसमें तो H उपलब्ध है, लेकिन ये O के साथ OH पूरा आप पढ़ेंगे यहाँ पे, तो ये क्या है? आपका क्षार है। ठीक है, इन दोनों को मिलाने से बनता है आपका HCl प्लस NaOH H2। देखिए, अब इसमें ना तो H है ना OH है, ये बन गया आपका सॉल्ट। सबसे पहली पहचान समझे, अगर किसी में H+ आयन मौजूद है तो वो हो गया आपका अम्ल, और अगर किसी में OH+ आयन मौजूद है तो वो हो गया आपका क्षार। ना H मौजूद है ना OH मौजूद है तो वो हो गया आपका सॉल्ट। सबसे आसान और पहली पहचान आपकी ये। दूसरी तरह से अम्ल की पहचान की जाती है, एक लेवल आप याद कीजिए, पीएच लेवल, इसको समझिए, पीएच लेवल। अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए पीएच लेवल का प्रयोग भी किया जाता है। पीएच लेवल एक पैमाना होता है जिसमें 0 से लेके 14 तक के नंबर होते हैं। कितने? 0 से लेके 14 तक के नंबर होते हैं। कितना? 0 से लेके 14 तक का। इसका मिड पॉइंट होता है 7। तो अगर किसी का पीएच क्या है? 7, तो वो होता है क्या? आपका जल, H2O। जल कैसा होता है? उदासीन। ना तो ये अम्ल है ना ये क्षार है। जल का पीएच कितना है? 7। तो इसलिए इसको मिड पॉइंट पर रखा गया। देखिए, समझते हैं। अब अगली बात पे चलते हैं। मैं इसको बना देता हूं यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर, जिससे आपको आसानी हो। pH 7 पर आपका होगा H2O, इधर 0, इधर क्या होगा आपका 14। 0 से लेकर 14 तक फिर से याद कर लीजिए एक बार। पीएच लेवल 0 से 14 तक का होता है, और जल का पीएच जो होता है 7 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जल का पीएच बहुत बार पूछा जाता है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपका जल का पीएच पूछा जाता है। तो जल का पीएच होता है आपका 7, और जो भी उदासीन चीज होगी, ना तो अम्ल होगी ना क्षार होगी, वो क्या होगी आपकी? उसकी पीएच होगी 7। देख लीजिए। तो अब इतनी बात आपको अगर समझ में आ गई तो बहुत इजी है आपके लिए। विज्ञान बहुत इजी है और रसायन विज्ञान उससे भी इजी है, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जल का पीएच 7, उदासीन का पीएच 7, क्योंकि आपको पता है जल ना तो क्षारीय है और ना ही अम्लीय है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो 0 से लेकर 7 तक क्या होगा और 7 से लेकर 14 तक क्या होगा, वही चीज हम समझेंगे यहाँ पे। 0 से लेकर 7 तक अगर किसी का भी पीएच मान होगा तो वो अम्ल होगा, और 7 से लेकर 14 तक अगर किसी का पीएच मान होगा तो वो क्या होगा? क्षार। बिल्कुल, कितना आसान है।
अम्ल को पहचानना, क्षार को पहचानना। समझिए कितना आसान है। 0 से लेकर 7 तक अगर किसी का पीएच मान है क्या होगा? अम्ल। 7 से लेकर 14 तक पीएच मान है क्या होगा? क्षार। इसी तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। एग्जाम में पूछ लेगा पीएच मान दिया होगा 5, आपको बताना है क्या है। अब पूछेगा क्या है, अम्ल है कि क्षार है। आप देखेंगे पीएच कितना दिया हुआ है 5, तो आप तुरंत देखोगे 0 से 7 तक क्या होगा? अम्ल होगा। आप तुरंत बता दोगे अम्ल होगा। इसी तरह से दिया होगा पीएच, अगर दिया होगा किसी का 10, क्या होगा? अम्ल की क्षार। बताइए। हाँ बिल्कुल समझ गए आप, सही उत्तर आपका आया क्षार। कितना आसान है। पीएच अगर दिया होगा 7, क्या होगा? ना अम्ल होगा ना क्षार होगा। बिल्कुल ऐसे ही याद रखना आपको। क्या हो जाएगा? जल। जल का पीएच उदासीन। ठीक है, दूसरा पैमाना हमें याद हो गया इसको डिफाइन करने का। अब फिर से एक बार लिख देता हूं, पीएच कितना होगा? पीएच होगा 0 से लेकर 7 तक किसका? अम्ल का। और क्षार का होगा 7 से लेकर 14 तक। और आपका लवण का होगा 7, उदासीन लवण का। याद रखेगा उदासीन लवण का, उदासीन। ठीक है, उदासीन का मतलब क्या होता है? अभी आपको ये नहीं पता होगा कि उदासीन है, फिर नया शब्द आ गया। फिर हम चलते हैं, 3 ही तरह की चीज होंगी। देखिए अम्ल की प्रवृत्ति, जैसे अम्ल से बना अम्लीय। प्रवृत्ति कैसी होगी इसकी? कैसी प्रवृत्ति होगी? अम्लीय। क्षार, क्षार से बना कैसी प्रवृत्ति होगी? क्षारीय। आगे चलते हैं, इसकी प्रवृत्ति ना तो अम्ल है ना क्षार है, क्या होगी प्रवृत्ति? उदासीन, न्यूट्रल होगा। ये किसी से भी रिएक्शन नहीं करेगा। अम्ल बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं, क्षार बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं, उदासीन उदासीन कोई रिएक्शन ही नहीं होगी। जब भी किसी अभिक्रिया में भाग लेंगे, जैसे अभी मैंने अभिक्रिया आपको दिखाई थी, यहाँ पर एक अभिक्रिया थी HCl प्लस NOH, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार। क्षार की रिएक्शन किससे हुई थी? अम्ल से क्या बना दिया? साल्ट, जल निकल गया। अब कोई रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन का लास्ट हो गया, दी एंड हो गया। ठीक है, तो बिल्कुल आसानी से समझिए कि इसकी प्रवृत्ति होती है, जब ये अम्ल की और क्षार की स्थिति में होते हैं तो इसकी प्रवृत्ति होती है रिएक्शन करने की। आपने घर में भी सुना होगा कि आज मेरे पेट में यार अम्ल बनना, एसिडिटी बननी है। एसिडिटी क्या है? अम्लता। पेट में क्या हो गया? अम्लता बढ़ गई है। ठीक है, तो वो रिएक्शन करता है, कभी दर्द होगा, कभी बाहर आने की कोशिश करेगा, सीने में जलन होगी, क्या है? एसिडिटी। उसको कैसे काटेंगे हम? इसका मतलब क्षार से। तो जो दवाई होगी उसमें क्या होगा? क्षार होगा। क्षार और अम्ल मिलकर क्या बना देंगे? साल्ट बना देंगे, उदासीन हो जाएगा। तो उसकी टैबलेट में क्या होगा? देखो आज डॉक्टर भी बन गए आप, कितना आसान है डॉक्टर बनना। अम्ल प्लस क्षार, साल्ट आ गया। ठीक है, कितना इजी। अब फिर आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब तीसरी पहचान में इसकी बता देता हूं। तीसरी पहचान सबसे आसान पहचान है, लिटमस पेपर से। लिटमस पेपर, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर में क्या होता है आपका? लिटमस पेपर के नीले कलर को, और इस पर नीला कलर का लिटमस पेपर है, उस पे अम्ल कैसा रिएक्शन करेगा? अम्ल उसको कैसा कन्वर्ट कर देगा? लाल में कन्वर्ट कर देगा। कैसा कन्वर्ट कर देगा? लाल में। अगर कोई भी हम विलयन ले, कोई भी सॉल्यूशन है हमें दे दिया, हमें नहीं पता कि उसमें क्या है, हम क्या करेंगे? उसे लिटमस पेपर में डाल देंगे। लिटमस पेपर कैसा था? नीला। तो वो कैसा टर्न कर देगा? उसको लाल कर देगा। तो हमें इसमें पता चल जाएगा क्या है उसमें? अम्ल। क्या है उसमें? अम्ल। ठीक है, इसी तरह से लिटमस पेपर पर क्षार भी इफेक्ट करेगा, क्योंकि दोनों ही चीजें आपकी रिएक्टेंट होती हैं, बहुत कोशिश करती हैं कि वो अभिक्रिया करें जहां भी जाएं। ठीक है, बिल्कुल एक्टिव होते हैं, आपकी तरह सुस्त नहीं होते, थोड़े थोड़े एक्टिव होते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी रिएक्शन करना चाहते हैं। ठीक है, ऐसे ही अब इसके जस्ट अपोजिट होता है। ये चीज याद रखिए, जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों अपोजिट थे, उपचयन अपचयन का अपोजिट था। ऐसे ही आप समझ लीजिए अम्ल और क्षार एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो लाल लिटमस को कैसा कर देगा? हम आप बताएंगे। हाँ बिल्कुल सही, नीला। किसने बताया? बहुत अच्छा बताया। ऐसे ही आप ध्यान से पढ़ते रहिएगा, बहुत आसान है। हम आप कितनी जल्दी पहचान लिया आपने। अब कोई मुझे ये बता दे लवण क्या करेगा लिटमस पेपर के साथ? मैंने बताया था कि लवण क्या करेगा? लवण कोई क्रिया नहीं करेगा। क्यों? अब इसकी प्रवृत्ति अम्लीय, इसकी क्षारीय, वो तो उदासीन है, उसका कोई काम नहीं। अब वो कुछ नहीं करेगा, उसके काम पूरे हो गए। उदासीन का मतलब अब उसे कुछ काम करना ही नहीं है, उदासीन। तो नो इफेक्ट। क्या इफेक्ट डालेगा? नो इफेक्ट। ठीक है, मैंने आपको 4 महत्वपूर्ण चीजें इसमें बता दी। पहला H आयन से, OH आयन से,
दूसरा पीएच लेवल से, तीसरा प्रवृत्ति से, चौथा मैंने बताया लिटमस पेपर से। इसी से आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे। अगर ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं तो समझ लीजिए कि आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आ गया है। इसका ब्लूप्रिंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। ठीक है, इससे आगे चलता हूं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताता हूं किस तरह क्वेश्चन इस चैप्टर में से आपका बनेगा। और 100% एक क्वेश्चन बनेगा, ऐसा नहीं कि आपका क्वेश्चन यहां बनेगा बोर्ड में। जब भी आप कोई एग्जाम दोगे, एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन आपके बनते रहेंगे। और किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, आइए आगे चलते हैं, क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये चार चीजें लेकिन एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूं उससे पहले, क्वेश्चन पे बात करने से पहले। कोई भी अगर H+ आयन देगा, जिसमें H+ आयन मौजूद होगा वो होगा अम्ल। 0 से लेकर 7 तक का अगर आपका पीएच मान होगा तो क्या होगा आपका अम्ल। प्रवृत्ति अम्लीय, लिटमस पेपर को नीले से लाल कर देगा, क्या होगा अम्ल। ठीक है, इसके अपोजिट जस्ट चलेंगे, क्षार OH नेगेटिव आयन मौजूद होगा तो आपका क्या होगा क्षार। पीएच मान 7 से 14 के बीच में होगा तो क्या होगा क्षार, प्रवृत्ति क्षारीय। और लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा तो क्या होगा आपका क्षार। इसके साथ इधर चलेंगे, एसिड और बेस से मिलकर कुछ भी बनेगा तो क्या बनेगा साल्ट बनेगा वो। और पीएच मान कितना होगा इसका 7 होगा। प्रवृत्ति कैसी होगी उदासीन, उदासीन का मतलब निष्क्रिय हो जाएगा, कोई रिएक्शन हम नहीं करना चाहेगा ये। अब ये खा पी के अपना बैठ गया है, इसे नहीं चाहिए कुछ भी। तो अब जब रिएक्शन ही नहीं करेगा तो लिटमस पेपर से भी कोई रिएक्शन नहीं करेगा, नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, नो रिएक्शन। ठीक है, नो रिएक्शन भी आप लिख सकते हैं। बस अगर आपको ये चार चीजें याद हो गई हैं आपका चैप्टर फिनिश, ये समझ लीजिए। लेकिन उससे पहले एक बार हम प्रयास कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, देखते हैं किस तरह क्वेश्चन बोर्ड में बनते हैं और किस तरह क्वेश्चन आपके परीक्षा में बनते हैं। ठीक है, आते हैं प्रश्न पर। ये देखिए आपकी बुक का ही प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9, वही मैंने ले लिया है। उसमें पीएच मान दिए हुए हैं, एक साथ 3-4 दिए हुए हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन ले लिया है। क्वेश्चन लंबा है, करने में बहुत आसान है, बहुत मजा आएगा आपको करने में। क्यों? क्योंकि आप समझ चुके हैं। अगर 4 फंडे आपको याद है तो एकदम इजीली बता देंगे। उसमें पीएच मान दिए हुए हैं ए से लेके ई तक के पीएच मान। जैसे ही मैं ए लिखता हूं यहाँ पे, पीएच मान ए का कितना दिया हुआ है 4, बताओ क्या है, बताओ क्या है। एसिड 0 से 7 के बीच में है, क्या होगा एसिड, यही उसमें पूछा कौन एसिड है। बी का दिया हुआ है 1, बताओ क्या है एसिड 1। और सी का दिया हुआ है कितना 11, क्या होगा पूछा उसने, क्या होगा बेस। हिंदी में लिख दो एक बार, इंग्लिश हो गया थोड़ा सा। अम्ल, अम्ल और क्षारक, क्षारक लिख दीजिए, क्षार लिख दीजिए की बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब एक दिया हुआ है डी का दिया हुआ है 7, डी का दिया हुआ है 7 मैंने क्या बताया 7 होता है वाटर का, उदासीन का। उसमें आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है उदासीन, तो हम इसको लिख देंगे उदासीन, न्यूट्रल लिख देंगे और हिंदी में लिख देंगे उदासीन, यानी कि वो कोई रिएक्शन नहीं करता। ई दिया हुआ है 9 दिया हुआ है तो क्या होगा 7 से ऊपर है, क्या होगा बेस। अगर आपने पिछली वाली 4 जो मैंने प्रॉपर्टी बताई थी आपको पहचानने की, अगर आपने वो अच्छे से देख ली होंगी तो आप इजीली बता दोगे क्या है क्या नहीं है। मुझे और कुछ इसमें बताने की नहीं है। इस तरह के आपके बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके बुक में, जो आप देख लेंगे, एक बार लगा लेंगे। और एक तरह का क्वेश्चन और आएगा, मैं लिखवा देता हूं इसमें, बुक में भी आपके दिए हुए हैं। बुक के मुझे क्वेश्चन नंबर नहीं पता है, लेकिन मैं बता देता हूं फिर भी आपको। क्वेश्चन दिया होगा कि 1 बिलियन से लाल लिटमस पेपर कैसा हो जाता है नीला, बताओ बिलियन कैसा है। मैंने बताया था लाल से नीला होगा, लाल से नीला, याद कर लीजिए, वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए, जब भी आप भूल जाए फिर रिवाइंड करके देख लीजिए, फिर रिवाइंड करके देख लीजिए। प्रॉपर्टी चारों याद कर लीजिए, इस पर सैकड़ों क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। यहाँ नहीं कि एग्जाम में आपका कंपटीशन देखने, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएंगे। किस तरह क्वेश्चन बनेंगे, या तो पीएच मान दिया होगा या दिया होगा लिटमस पेपर के साथ कैसा रिएक्शन है, लाल लिटमस को नीला कर दिया, क्या होगा बेस होगा, क्षार होगा, बेस क्षारक एक ही है। याद रखना, यार आप याद करोगे उन 4 से आपके हजारों क्वेश्चन हो जाएंगे, यहाँ नहीं आगे भी होंगे। फिर से रिवाइज कर लेना, प्रॉपर्टी याद कर लेना, किस तरह से हम चेक करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन दिया होगा नीले लिटमस को लाल कर देता है, 1 बिलियन
नीले लिटमस को लाल कर देता है। विलियन में क्या है, आप तुरंत लगा दोगे, तुरंत वीडियो रिवाइंड करके देखोगे, उसमें आपको पता चलेगा नीला लिटमस को लाल कौन कर देता है, अम्ल कर देता है। विलियन कैसा होगा, इसका मतलब अम्लीय होगा। कैसा होगा, अम्लीय होगा। अम्ल पहचानना, क्षार पहचानना और साल्ट पहचानना आ गया होगा। आपका इस चैप्टर में जो इंपोर्टेंट साल्ट दिए हुए हैं बहुत इंपोर्टेंट है, ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक पीछा करेंगे, छोड़ेंगे नहीं वहां तक। बहुत आसान भी है क्योंकि आपसे रिलेटेड है, आपने देखे भी बहुत अच्छे से होंगे, घरों में यूज होते हैं। मैं आपको इसलिए इनका फार्मूले के साथ या तो उनका फार्मूला कभी पूछ लेता है, कभी उनका साधारण नाम पूछ लेता है, कभी उनका नाम पूछ लेता है आपका साइंटिफिक। ठीक है, तो आप पहले एक बार इनको देख लें, फिर इनका बनने की थोड़ी सी प्रक्रिया देख लेंगे और आपका चैप्टर लगभग समापन की ओर होगा। साधारण नमक, घरों में यूज होना साधारण नमक NaCl, सोडियम क्लोराइड। क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। मैंने आपको बताया था बनेगा कैसे, पिछली अभिक्रिया में शायद मैंने बता चुका था आपको। HCl प्लस NOH की जब रिएक्ट कराई जाती है तो आपका बन जाता है NaCl साल्ट प्लस H2O। लास्ट रिएक्शन में मैं आपको बता चुका हूं, फिर भी एक बार ध्यान दें, HCl प्लस NOH NaCl प्लस H2O इंपोर्टेंट है, आप देख लीजिएगा एक बार इसको। इंपोर्टेंट की वजह से मैंने यहाँ पे अलग से लिख दिया है। उसके बाद व्यंजक चूर्ण, बहुत अधिक पूछा जाने वाला परीक्षा, बहुत अधिक पूछा जाने वाला फार्मूला है CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोराइड आपका कहलाता है। बिल्कुल सिंपल पढ़ लीजिए, कैल्शियम ऑक्सीजन और क्लोराइड। अगर इतना आपको पता है कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आ रही। ठीक है, घरों में प्रयोग होता है खाने का सोडा, बेकिंग सोडा आपका NaCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। समझ लीजिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बहुत आसान है। हाइड्रोजन है H4 होम, इसका मतलब ये घरों में खाया जाता है। H याद रखिएगा, घरों में खाया जाता है। अगर इसमें H नहीं है, याद रखना, अगर इसमें H नहीं है, Na2CO3 है, आप समझ लीजिए धुलने वाला है, सोडियम कार्बोनेट है। हाइड्रोजन कार्बोनेट घर में खाने वाला सोडा यानी होम। H क्या दर्शा रहा, आप इसे घर पे खा सकते हैं। ठीक है, याद कर लीजिएगा, यहीं पर अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कपड़े धुलने वाला कब होगा, अगर घरों में खाया नहीं जा रहा तो इसका मतलब कपड़े धुलने होंगे। जैसे कपड़े धुलने के मम्मी कहते हैं ना, धुल दे, ना 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 बेटा, पहनने लग रहा, पानी मम्मी ने दे दिया 10, ले बेटा धुल दे। तो ये कौन सा सोडा हो गया आपका, कपड़े धुलने वाला। ठीक है, इसके साथ ही सबसे इंपोर्टेंट इसमें है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जरूर से पूरे टॉपिक की PDF आपको मिल जाएगी, यहाँ पे केवल आप नाम याद कर लीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट की H2O का हाफ मॉलिक्यूल होता है, इसमें कैल्शियम सल्फेट ही होता है। आपने देखा होगा, ये देखा है, देखा होगा, लेकिन जानते नहीं प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं। मैं बता देता हूं आपको, जब आपकी हड्डी कभी टूट गई हो, किसी पड़ोसी की टूट गई हो, आपके यहाँ टूटी हो, ऐसा मैं मानता हूँ कि ना टूटी हो तो अच्छा ही, लेकिन आपने देखा होगा कभी पड़ोसी की टूट जाती है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो एक सफेद कलर का प्लास्टर, जिसे बोलते हैं प्लास्टर चढ़ गया, तो किसका होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। क्या होता है वो, क्योंकि हम तो साइंस वाले बच्चे, हमें तो साइंस पर पता होना चाहिए। अगली बार बोला मम्मी कैल्शियम सल्फेट की जरूरत है, ये मम्मी का कैल्शियम सल्फेट क्या है, मेरे प्लास्टर ऑफ पेरिस है। अरे क्या बता रहा, पता नहीं आज, पता नहीं क्या पढ़िया है आज। ठीक है, उस चीज की चिंता मत कीजिएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए किसकी परत होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की। इसमें जब पानी मिला देते हैं, देखिए मैं इसकी रिएक्शन यही आपको बता देता हूं। CaSO4 अगर हाफ मॉलिक्यूल है किसका, वाटर का, इसमें अगर हम 1.5 मॉलिक्यूल और मिला दे किसके, 3 बाई 2 और 2, कितना हो गया, CaSO4 उतना का उतना ही है, और मॉलिक्यूल कितने हो गए, 2 वाटर के, तो ये क्या बन गया, जिप्सम। क्या बन गया, जिप्सम। कैल्शियम सल्फेट वही रहा, सेम रहा, केवल इसमें वाटर का मॉलिक्यूल बढ़ गया। ये इजी पाउडर टाइप में होता है, और जब ये हार्ड पानी मिला देंगे तो ये हार्ड हो जाता है, तो क्या होता है आपका, जिप्सम। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम एक ही चीज है, लेकिन आप बार बार इसमें कंफ्यूज होंगे। याद रखना, प्लास्टर ऑफ पेरिस पाउडर, और जैसे ही हार्ड हो जाएगा पानी मिलाने के बाद, तो क्या बन जाएगा हमारा, जिप्सम। एक ही चीज है, सेम ही चीज है, दोनों ही कैल्शियम सल्फेट की फॉर्म है, तो ये जरूर आप याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अच्छे से इसकी PDF आपकी हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस फंडा पर आपको उपलब्ध करा दी जाएंगी बहुत ही जल्द, तो इसलिए टेलीग्राम की ओर में बढ़ते रहिएगा। अपनी बुक्स पे नोट कर लीजिए, जब भी आप वीडियो देखें तो एक कॉपी पेन लेके बैठिएगा, नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम। और आपके जितने भी ये 5 टॉपिक लिखे हुए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, इसके साथ में व्यंजक चूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। इसकी रिएक्शन भी आपको साथ में पढ़नी है, पूरी क्रियाविधि लिखनी है, कैसे बनता है नाम, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है,
क्वेश्चन आ गया, फार्मूला दे दिया, नाम पूछ लिया और साइंटिफिक नाम पूछ लिया। बनता कैसे है, COH12 का Cl2 से रिएक्ट कराएंगे, COCl2 बनेगा, H2 निकल जाएगा। इसका मतलब अभी मैंने पीछे एक रिएक्शन भी बताया था, COH। अभी पिछली पहचान कर लेते हैं, OH समूह आ रहा है, क्या होगा OH समूह आ रहा है, याद कीजिए फिर से, OH समूह किसमें आएगा, मैंने बताया था आपको, फिर से याद कीजिएगा। OH आ रहा है तो क्या होगा, बेस होगा, बेस के साथ Cl2 की रिएक्शन हुई, साल्ट बना, क्या निकल गया, H2O। तो Cl2 किस तरह का वर्क करेगा, ठीक है, वो देख लीजिएगा आप, थोड़ा सा पीछे भी मैंने बताया है, फिर से देख लीजिएगा, और बड़ी अच्छी रिएक्शन है, बहुत जरूरी रिएक्शन है, तो आप इसको करते रहिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम। अब आपको इतनी बात अगर समझ में, ये इंपोर्टेंट है, ये इंपोर्टेंट है, ये इंपोर्टेंट है, जो इंपोर्टेंट था मैंने आपको सब बता दिया, लगभग आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर इतनी बात आपको समझ में आई है तो आप ये मान के चलिए आपने पूरा चैप्टर कवर कर लिया है, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन मेरे साथ एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूं मैं। अगर किसी का भी pH मान 0 से लेकर 7 तक है तो क्या होगा, एसिड होगा, यानी कि अम्ल होगा। 0 से 7 एक पैरामीटर है, 0 से 7, जितना भी 7 से नीचे होगा, अगर 7 से जितना ज्यादा नीचे होगा वो उतना ही प्रबल अम्ल होगा। ये भी बात आप याद रखिएगा, जितना 7 से नीचे होगा, 7 से जो भी चीज जितनी दूर होगी उतना ही प्रबल अम्ल होगा। 7 से ऊपर pH होगा, 7 से 14 तक क्या होगा, बेस होगा, यानी कि क्षार होगा। मैंने आपको बताया कि क्षार होगा 7 से 14 तक अगर किसी का भी pH होगा। और एक बात और अपने ध्यान में कर लीजिए, बहुत अच्छे से ध्यान कर लीजिए, आपको अलग से याद नहीं करना पड़ेगा। अगर आज आपने मेरे साथ इस वीडियो में याद कर लिया तो आपको अलग से याद नहीं करना पड़ेगा। 7 से जितना दूर एसिड उसने दे, अगर 7 के नजदीक होगा तो वो थोड़ा दुर्बल क्षार होगा। जैसे ही हम एसिड में 7 से और दूर जाएंगे, अगर 6 दे रखी है तो इतना प्रबल अम्ल नहीं होगा, लेकिन जैसे ही दूर बढ़ेंगे 3 या 4 अगर उसने दे रखी है तो इसका मतलब है कि वो उतना ही प्रबल होगा। 7 से जितना दूर बढ़ेंगे उदासीनता कम होगी, रिएक्टेंटता ज्यादा बढ़ती रहेगी। इस चीज को भी आप याद रखिएगा। इससे संबंधित चैप्टर संबंधित सारे आपके नोट्स बहुत अच्छे से तैयार है, सारे इंपोर्टेंट नोट्स तैयार है। और किसी तरह की कहीं भी दिक्कत आ रही है आप मुझसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल सक्सेस फंडा को फॉलो कीजिएगा, वहां पर आपको PDF नोट्स भी उपलब्ध होंगे। साथ ही किसी प्रकार की समस्या है वहां पे भी आप उसको मालूम कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, बाय।